आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं तारों के बारे में कि तारों का निर्माण कैसे होता है, ब्लैक होल कैसे बनता है, तारे किस प्रकार से तारों का अंत होता है, ब्लैक होल किस प्रकार से बना था और उसका अंत कैसे होता है। ये सभी डिटेल से तारों के बारे में हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। और आज हम देखने वाले हैं आकाशगंगा गैलेक्सी के बारे में डिटेल से कि हम किस आकाशगंगा में रहते हैं और ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं हैं, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ था, आकाशगंगाओं में कितने तारे होते हैं, तारों कौन कौन से होते हैं, नक्षत्र क्या होते हैं, तारामंडल क्या होता है। बहुत सारी डिटेल से आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो धैर्य बनाए रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं कि तारों का निर्माण कैसे होता है तो वह वीडियो जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आकाशगंगा। आकाशगंगा होती क्या है। तो देखिए आकाशगंगा किस प्रकार से आपने काफ़ी बार देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, आपको दिखाया जाता है। जो हमारा ब्रह्मांड है उसके अंदर जो, अगर आकाशगंगा की सबसे मैं पहले परिभाषा की बात करूं कि आकाशगंगा की परिभाषा क्या होगी, तो तारों के समूह को, ब्रह्मांड में असंख्य तारों के समूह को ही आकाशगंगा कहते हैं। यानी बहुत सारे तारों के समूह होते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, आकाशगंगा। जैसे कि ये हमारी आकाशगंगा मान लेते हैं हम, एक आकाशगंगा हो चुकी हैं। बात करते हैं कि एक आकाशगंगा में कितने तारे होते हैं। तो याद रखिएगा एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे होते हैं। कितने तारे होते हैं, 100 अरब तारे होते हैं आकाशगंगा में। ठीक है, अब बात करें कि ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं हैं। तो याद रखिएगा ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। और 100 अरब आकाशगंगाओं में से किसी एक आकाशगंगा में हम रहते हैं, हमारा सूर्य रहता है। ठीक है, तो देखिए ये कुछ इस प्रकार से मान लीजिए ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाशगंगाएं होती हैं। यानी कि ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएं होती हैं और हर एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे होते हैं। तो अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि कितने तारे होते हैं तो आप बता सकते हैं कि 100 × 100 कर लो, तो ब्रह्मांड में 100 अरब × 100 अरब कर लो तो वो इतने तारे होते हैं। अब आपसे कोई पूछे तो बता देना, ज़्यादा टाइम मत लगाना बताने में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आकाशगंगा की। तो देखिए आकाशगंगा का सबसे पहले बात कर लेते हैं आकार की। तो देखिए सर्पिलाकार हमारी आकाशगंगाएं होती हैं। हमने इतना तो जान लिया कि ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी आकाशगंगाएं होती हैं, लेकिन हम भी तो किसी आकाशगंगा में रहते होंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा आकाशगंगा यानी हमारा सूर्य इस आकाशगंगा में है। हमने क्या मान लिया, हमारा सूर्य इस आकाशगंगा में है, तो हमारी आकाशगंगा को नाम तो होगा। जिस प्रकार से हम भी हमारे जो दोस्त होते हैं उन्हें नाम देते हैं कुछ भी अपने हिसाब से, उसी प्रकार से हमने हमारी आकाशगंगा का नाम दे रखा है। क्या नाम दे रखा है, मंदाकिनी। क्या नाम है, मंदाकिनी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी। यानी कि जिस आकाशगंगा में हम रहते हैं उसका नाम है मंदाकिनी। क्योंकि ब्रह्मांड में तो बहुत सारी आकाशगंगा है, हमारी आकाशगंगा कौन सी, इसका नाम किस प्रकार से, ये भी तो पता होना चाहिए। जिस प्रकार से हम हमारे किसी प्रिय चीज़ का, किसी प्रिय लोगों का नाम रख देते हैं, कुछ भी, बाबू सोना, जो भी आप समझते हैं, उसी प्रकार से हमारी पर्सनल जिस आकाशगंगा में हम रहते हैं उसका नाम है मंदाकिनी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मिल्की वे। और मिल्की वे का हिंदी में अगर अनुवाद करें तो इसका होता है दुग्ध मेखला, जिसे आप नोट्स बनाकर लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम आकाशगंगाओं की बात करें तो मैंने जैसे बता दिया कि हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं, जो जिस आकाशगंगा में हमारा सूर्य है उसका नाम है मंदाकिनी। तो आपको महत्वपूर्ण बात यहाँ पे याद करने की आ गई कि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी। याद रखिएगा। और हमारा सूर्य जिस आकाशगंगा में रहता है उसका नाम क्या है, मंदाकिनी। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारी आकाशगंगा के सबसे नज़दीक जो आकाशगंगा है उसका नाम क्या है। तो देखिए ब्रह्मांड में तो बहुत सारी आकाशगंगा है, लेकिन हमारी आकाशगंगा के सबसे नज़दीक जो आकाशगंगा है उसका नाम क्या है, ये महत्वपूर्ण बात है आपको याद करने की। अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए कि हमारी नज़दीक, सबसे नज़दीक आकाशगंगा कौन सी है, जिसका नाम हमने दे रखा है क्या, देवयानी। क्या नाम है, देवयानी। याद रखिएगा, देवरानी नहीं, देवयानी। यानी हमारी सबसे नज़दीक, हमारी आकाशगंगा के सबसे नज़दीक दूसरी आकाशगंगा कौन सी है, तो याद रखिएगा देवयानी आकाशगंगा। क्या नाम है, देवयानी आकाशगंगा। बात करते हैं कि हमारी आकाशगंगा के सबसे थर्ड जो आकाशगंगा है नज़दीक, वो है NGC-M33। ठीक है, याद रखिएगा NGC-M33। तो कुल मिला के मैंने आपको दो बात बताई भी यहाँ पर कि हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका नाम है मंदाकिनी, और हमारी आकाशगंगा के सबसे नज़दीक जो आकाशगंगा है उसका नाम है देवयानी, और सेकंड पे जो है वो है MGC-M3।
तो यहाँ पे दो बात आपको याद रखने की हो गई कि हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी, हमारी आकाशगंगा के सबसे नज़दीक जो आकाशगंगा है उसका नाम है देवयानी, और आकाशगंगा यानी देवयानी के बाद जो हमारी पास में सेकंड आकाशगंगा आती है वो है MGC3। ठीक है, अब आकाशगंगा क्या होती है तो आपको मैंने बता दिया कि हजारों अरबों समूह के तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। और जब जिस आकाशगंगा में हम रहते हैं वो हमारा सूर्य रहा, और सूर्य के पास ही सौरमंडल जिसमें हमारी पृथ्वी होगी। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। देखिए, सेकंड बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये आती है, बात यह आती है कि 3 आकाशगंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? यानी 3 आकाशगंगाओं के समूह को क्या कहा जाता है? सुपर क्लस्टर। क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर। 3 आकाशगंगाओं के समूह को क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर। याद रखिएगा, 3 आकाशगंगा के समूह को सुपर क्लस्टर कहते हैं। इसी प्रकार से ब्रह्मांड में हजारों करोड़ों सुपर क्लस्टर होंगे जिनको मिलाकर क्या बनता है? ब्रह्मांड। यानी कि कई क्लस्टर को मिलाकर बनता है ब्रह्मांड। 3 आकाशगंगाओं के समूह को मिलाकर बनता है सुपर क्लस्टर, और इसी तरह के बहुत सारे क्लस्टर मिलकर बनाते हैं ब्रह्मांड, जिसका कोई अंत नहीं है, जो आज भी विस्तारित हो रहा है। और ब्रह्मांड कैसे बना था वो वीडियो में आगे हम अच्छे से देखेंगे। तो कुल मिला के बात हमारी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो ये थी कि हमारी गैलेक्सी का नाम है मंदाकिनी, यानी हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। बात करी जाए कि क्या सभी आकाशगंगाएं मंदाकिनी हैं? नहीं। क्या मंदाकिनी आकाशगंगाएं? हाँ है, मंदाकिनी आकाशगंगा है, लेकिन सभी आकाशगंगाएं मंदाकिनी नहीं हैं। हमारी सबसे नज़दीक आकाशगंगा का नाम देवयानी है, सेकंड पे सबसे नज़दीक का नाम MGC-M33 है। 3 आकाशगंगाओं को मिलाकर जो बनता है उसे कहते हैं सुपर क्लस्टर, और 3 आकाशगंगाओं के समूह को यानी सुपर क्लस्टरों के समूह को कहा जाता है ब्रह्मांड, जिसका कोई अंत नहीं है। तो यहाँ तक हमने जान लिया थोड़ी बहुत आकाशगंगा के, हमारी आकाशगंगा के बारे में। देखिए, अब थोड़ी बहुत जान कर लेते हैं आकाशगंगा के बारे में। जैसे कि हमने हमारी आकाशगंगा को ही ले लिया है, मंदाकिनी को। देखिए, आकाशगंगा के बहाव में हम जो हमारा सूर्य है वो बाहर है, यानी कि किनारे पर है। ठीक है, आकाशगंगा के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? बल्ज। क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, बल्ज। क्या कहा जाता है? बल्ज। आकाशगंगा के मध्य भाग को बल्ज कहा जाता है, क्योंकि आकाशगंगा में जो भी नए तारे होते हैं वो हमेशा बाह्य भुजा में मिलते हैं। जब वो पुराने हो जाते हैं यानी लाल दानव बन जाते हैं तब वो मध्य भुजा में जाते हैं, और जब वो पूर्णतः समाप्त होने की कगार में होते हैं यानी कि श्वेत वामन या फिर काले वामन बनने होते हैं तब वो मध्य में चले जाते हैं। और कुछ तारे जो विस्फोट हो जाते हैं वो ब्लैक होल बन जाते हैं, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ब्लैक होल कैसे बनते हैं। इसलिए आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो देखना। बात करते हैं सबसे नए तारे आकाशगंगा में कहाँ मिलेंगे? बाह्य भुजा में, जैसे कि हमारा सूर्य बाह्य भुजा में, ना कि बीच में। सबसे मध्य में क्या मिलेंगे? ब्लैक होल। यानी ब्लैक होल की सर्वाधिक संख्या कहाँ मिलेगी? मध्य में। मध्य को क्या कहा जाता है? बल्ज। क्या कहा जाता है? बल्ज। तो बात करते हैं, देखो जो गैलेक्सी है इसके अंदर सर्वाधिक तारे कहाँ मिलते हैं? मध्य में। कहाँ मिलते हैं? मध्य में। अगर क्वेश्चन बनेगी सर्वाधिक तारे कहाँ मिलते हैं गैलेक्सी के, तो मध्य में। मध्य के भाग को बल्ज कहा जाता है। और सर्वाधिक ब्लैक होल कहाँ मिलेंगे? बल्ज में। क्योंकि जो नए तारे होते हैं वो हमारी गैलेक्सी के बाह्य भुजा में मिलते हैं। नए तारे जैसे कि हमारा सूर्य अभी नया है, उसकी नया है, ठीक है। जब ये लाल दानव बन जाएगा तब वो मध्य भाग में आएगा, और जब इसका अंतिम रूप होगा यानी जीवाश्म तारा बन जाएगा यानी श्वेत वामन या फिर ब्लैक वामन, तब ये मध्य में यानी केंद्र में पहुंच जाएगा। और केंद्र में भी जब कुछ तारे विस्फोट हो जाते हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, वो जब ब्लैक होल बन जाते हैं तो केंद्र में चले जाते हैं। यानी कि ब्लैक होल कहाँ पाए जाते हैं? आकाशगंगा के केंद्र में। अब बात करते हैं क्या सर ये हमारी जो ये व्यवस्था है ये क्या हमारी आकाशगंगा में? नहीं, ये सभी आकाशगंगाओं में इसी प्रकार होता है। मध्य में सर्वाधिक तारे पाए जाते हैं, केंद्र में सर्वाधिक तारे पाए जाते हैं, उसके बाद में थोड़े मध्य के अंदर थोड़ी कम, और सबसे नए तारे किनारों पर, किनारे की भुजाओं पर। यानी सर्वाधिक ब्लैक होल मध्य में, सर्वाधिक श्वेत वामन और ब्लैक वामन भी मध्य में, लाल दानव आपके यहाँ पे थोड़ा सा किनारे पर, और अंतिम किनारे पर मिलते हैं नए तारे। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे बात याद रखने की सिर्फ 3-4 बातें याद रखने की हैं कि सर्वाधिक तारे गैलेक्सी के केंद्र में पाए जाते हैं, सर्वाधिक ब्लैक होल भी केंद्र में पाए जाएंगे, तथा नए तारे सर्वाधिक बाह्य भुजा में पाए जाएंगे, तथा मध्य के अंदर पाए जाएंगे लाल दानव यानी कि थोड़े पुराने तारे।
देखिए अभी आपके समझ नहीं आता, देखिए समझिए। सबसे पहले हमारे तारा होता है, जैसे कि हमारा सूर्य एक तारा है, ठीक है। तारा बनने के बाद जब वह उसका जीवाश्म ईंधन खत्म होने लगता है तो वह लाल दानव का रूप ले लेता है, यानी आकार में बहुत बड़ा होने लगता है। और लाल दानव जब वह बन जाएगा तो गैलेक्सी के वो मध्य में, यानी यहाँ पे, यानी कुछ इस प्रकार की भुजा में चला जाएगा। और जब हमारा लाल दानव दो तरह से होता है, यानी कि अगर वो सूर्य के द्रव्यमान से अधिक होता है, यानी सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 अगर बड़ा है तो वह विस्फोट हो जाता है, और अगर सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 छोटा होता है तो वो श्वेत वामन या फिर ब्लैक वामन बनता है, ठीक है। जिस दोनों कंडीशनों में जब भी किया तो वो विस्फोट होएगा या फिर वो श्वेत वामन ब्लैक वामन बनेगा, तब वो केंद्र की ओर जाने लगते हैं। केंद्र की ओर जो श्वेत वामन और ब्लैक वामन होते हैं, और जो ब्लैक होल बनता है लाल दानव का, वो भी केंद्र में ही जाने लगते हैं, और केंद्र के अंदर सर्वाधिक ब्लैक होल पाए जाते हैं, जिस वजह से श्वेत वामन और ब्लैक वामन को अपनी ओर खींच लेते हैं। यानी कि सर्वाधिक ब्लैक होल मध्य में, सर्वाधिक नए तारे किनारों पर, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि हमारा सूर्य है यहाँ पे 3, और मध्य के भाग को बल्ज कहा जाता है। बात करते हैं कि सूर्य हमारी जो गैलेक्सी है इसका चक्कर लगाता है। हाँ, जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, उसी प्रकार से सूर्य भी हमारी गैलेक्सी का चक्कर लगाता है, जिसे एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। कितने? 25 करोड़ वर्ष। कितने? 25 करोड़ वर्ष। और यह किस स्पीड से चक्कर लगाता है? ये लगाता है 250 किलोमीटर पर सेकंड। इतनी रफ्तार से जब हमारा सूर्य गैलेक्सी का चक्कर लगाता है, तब जाके इसका एक ही चक्कर 25 करोड़ वर्ष पूर्ण होता है, और इसे ही ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। 25 करोड़ वर्ष के इस टाइम को ही ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। पुनः बता दूं, हमारा सूर्य गैलेक्सी का चक्कर लगाता है, किस स्पीड से लगाता है? 250 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से हमारा सूर्य गैलेक्सी का चक्कर लगाता है, जिसे एक चक्कर पूरा करने में 250 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि हमारी गैलेक्सी कितनी बड़ी है, जिसका चक्कर लगा लें, मात्र एक चक्कर लगाने में 250 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। ये सभी बातें मैंने आपको इम्पोर्टेंट सभी बातें गैलेक्सी से रिलेटेड बना दी। अब हम देखते हैं कि हमारी जो गैलेक्सी है, ठीक है, गैलेक्सी के अंदर मैंने कितने बता दी। हमारी गैलेक्सी का नाम मंदाकिनी, सबसे नज़दीक, पुनः एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे हमारी गैलेक्सी का नाम मंदाकिनी। गैलेक्सी के अंदर कितने तारे होते हैं? 100 अरब तारे होते हैं। ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सी हैं? 100 अरब गैलेक्सी हैं, ठीक है। हमारी सबसे नज़दीक गैलेक्सी का नाम, यानी हमारी सबसे नज़दीक आकाश गंगा का नाम देवयानी, सेकंड MGC M33, ठीक है। और 3 आकाश गंगाओं के समूह को क्या कहा जाता है? सुपर क्लस्टर। और बहुत सारे सुपर क्लस्टर को मिलाकर क्या बनता है? ब्रह्मांड। क्या बनता है? ब्रह्मांड। बात करते हैं सर्वाधिक ब्लैक होल आकाश गंगा के मध्य में, मध्य भाग को कहा जाता है ब्लज। सर्वाधिक नए तारे आकाश गंगा के बाह्य भुजा में तथा लाल दानव थोड़े मध्य भुजा में, ठीक है। और सूर्य हमारा आकाश गंगा का एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष का टाइम लगाता है तथा किस स्पीड से लगाता है? 250 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 250 किलोमीटर चले जाओ, इतनी तेज़ से हमारा सूर्य चक्कर लगाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ी बहुत हमारे नक्षत्र और तारे मंडल के बारे में, ठीक है, ठीक है। जैसे कि हमारा सूर्य हमारी आकाश गंगा में है, तो हमारे सूर्य के सर्वाधिक निकट जो तारों का समूह है उसे कहा जाता है नक्षत्र। यानी कुछ इस प्रकार से जब हमारे सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक जो तारे हैं उन्हें कहा जाता है, तारे तो बहुत सारे हैं, पर जो सर्वाधिक नज़दीक तारों का समूह है उन्हें कहा जाता है नक्षत्र। और बाद में जो आते हैं उन्हें कहा जाता है तारा मंडल। इसके बारे में हम डिटेल से वीडियो आगे देखेंगे कि तारा मंडल क्या होता है, नक्षत्र क्या होते हैं, सूर्य का सर्वाधिक नज़दीक तारा कौन सा है, ये सारी वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बात कर लेते हैं कि आखिरकार ब्रह्मांड का निर्माण हुआ कैसे था। तो देखिए इसकी एक थ्योरी आती है, ठीक है। उस थ्योरी के अनुसार सर्वप्रथम बहुत पहले यानी कि 12 बिलियन वर्ष पूर्व हमारी आकाशगंगा का निर्माण हुआ था। उस समय माना जाता है कि जो ब्रह्मांड में एक ब्लैक होल जैसा पदार्थ था, या फिर ब्लैक होल से भी अधिक घनत्व वाला पदार्थ था, ब्लैक होल से भी अधिक घनत्व। तो सोचिए वो कितना, उसका कितना घनत्व होगा, ठीक है। तो वो फूटा यानी टूटा ना, तो उसके 100 अरब टुकड़े हो गए, और उन टुकड़ों में से हर एक टुकड़ा गैलेक्सी बन गया। यानी कि हमारी गैलेक्सी भी उसी ब्लैक होल जैसे पदार्थ की एक टुकड़ा है, मात्र क्या है? एक टुकड़ा, जो कि विस्फोट हो गया था। कहा जाता है कि जब ये टूटा था तो ये किसी खिंचाव की वजह से, यानी कोई
इसे कोई खिंचाव खींच रहा था, यानी कोई चुंबकीय शक्ति या फिर कोई खिंचाव, ऐसी कोई शक्ति थी जिसकी वजह से ये खिंचाव में आया और इसके अरबों टुकड़े हो गए और हर एक टुकड़ा गैलेक्सी बन गया। ये एक थ्योरी आती है, ठीक है। और यहाँ तक माना जाता है, हमारी साइंस ये कहती है कि जब वो जो खिंचाव जिसकी वजह से इस पदार्थ का टुकड़ा हुआ था, ब्लैक होल जैसे वस्तु का, वो जब खिंचाव ख़त्म हो जाएगा तो पुनः ये सभी टुकड़े मिलकर और पुनः एक ब्लैक होल जैसा रूप ले लेंगे और हम पिसकर रह जाएंगे हमारी गैलेक्सी के अंदर ही, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि हम जो झगड़ा करते हैं कि ये खेत मेरा है, ये खेत तेरा, ये ज़मीन तेरी, ये ज़मीन मेरी है, अरे भाई थोड़ा बाहर निकलो, तुम एक खेत के मारे झगड़ा कर रहे हो, ब्रह्मांड इतना बड़ा है आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये एक थ्योरी आती है, बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो कहते हैं कि जब ये चुंबकीय क्षमता खत्म हो जाएगी तो दोबारा पुनः ये सभी टुकड़े मिलेंगे और पुनः एक ब्लैक होल जैसा पदार्थ बन जाएगा, लेकिन तब तक हम जिंदा नहीं रहेंगे। आगे की वीडियो में हम देखने वाले हैं नक्षत्रों के बारे में कि नक्षत्र क्या क्या होते हैं और आपके वो बहुत सारी डिटेल से देखेंगे। सप्तऋषि क्या होते हैं, ध्रुव तारा कहाँ होता है, साइरस तारा कौन सा है, सबसे चमकीला तारा कौन सा, देखेंगे आराम से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।